हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एलटी पेडागोगी में जो यूनिट 4 आपकी है उसके अंदर बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट टॉपिक हमारा है गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि प्रतिभाशाली बालक। इसके बाद डेलिक्वेंट जो चाइल्ड होता है यानी कि बाल अपराधी जो होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि यूनिट 4 के अंदर टॉपिक है। तो देखिए, कुछ कुछ डेफिनेशंस जो होता है एलटी हमेशा क्या करता है, आपको देता है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक डेफिनेशंस जो हैं सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है, स्किनर एवं हैरीमैन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसको याद करने की टेक्निक क्या रहेगी हमारी, हम कैसे याद रखेंगे इसको कि स्किनर S1%, S1% से हम इसे याद रखेंगे कि स्किनर ने क्या कहा है कि 1% ऐसे बालक हैं जो कि क्या हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉल्सनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में श्रेष्ठ हो और जो हमारे समाज को नई दिशा दे उसे क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली है। देखिए कॉल्सनिक, कॉल्सनिक से क्या याद रखेंगे, CS। क्या याद रखेंगे, CS। CS का मतलब क्या है। कॉल्सनिक ने क्या कहा है, प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में श्रेष्ठ हो, यानी कि अपने अपने जो उसके आयु वर्ग के बच्चे उनसे क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। तो C काल्सनिक के लिए, S जो हमारे समाज को नई दिशा दे। या तो आप सोसाइटी से भी याद रख सकते हैं या आप श्रेष्ठ हिंदी से याद रखना चाहते हैं, हिंदी वाले काल्सनिक श्रेष्ठ, इंग्लिश वाले क्या याद रखेंगे, काल्सनिक सोसाइटी। ओके, सोसाइटी के बारे में बात करिए इन्होंने। इसके बाद बात करते हैं क्रो और क्रो। देखिए क्रो और क्रो, वैलेंटाइन, वुडवर्थ, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो फेमस हैं। फेमस ये तो जहां दिख जाए वहां रट लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। क्रो एंड क्रो के अनुसार वे बालक जो कला, संगीत, गणित, अभिनय आदि में एक या एक से अधिक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। देखिए ये तो सबसे यूनिक डेफिनेशन है, अभी तक की जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है हमें याद हो जानी चाहिए। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो ड्राइंग वालों की भी बात करते हैं, मैथ्स वालों की भी बात करते हैं और म्यूजिक वालों की भी बात करते हैं। ठीक है, जो एक या एक से ज्यादा अधिक क्षेत्र में क्या रखते हैं, विशेष क्षमता रखते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, विशिष्ट समताल यानी कि गिफ्टेड कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं टर्मन व मेरिल के अनुसार। टर्मन व मेरिल ने क्या कहा है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर जो होता है, IQ जो होता है 140 से अधिक हो वे प्रतिभाशाली हैं। मतलब ये टर्मन क्या बताना चाह रहे हैं, टर्मन के अनुसार आइंस्टीन ही केवल प्रतिभाशाली है भाई। मतलब कि 140 से ऊपर है जिसकी, आइंस्टीन टाइप के, तो वो क्या है, प्रतिभाशाली है। तो टर्मन क्या कहते हैं, ऐसे याद रख लेंगे इसको, TE। टर्मन किसके बारे में क्या बात करते हैं, आइंस्टीन के बारे में, क्योंकि आइंस्टीन की IQ जो होती है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट इंग्लिश में, और हिंदी में बुद्धि लब्धि स्तर, वो कितना बताया गया है, 140%। या किसी भी प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि का स्तर लगभग लगभग क्या है, 140, और उससे ऊपर के IQ वाले क्या होते हैं, बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हैक। हैक के अनुसार 125 बुद्धि लब्धि से अधिक वाले बालक प्रतिभाशाली कहलाते हैं। अब देखो भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ऊपर टर्मन कह रहा है कि 140 से अधिक और हैक कह रहा है 125 से अधिक। ठीक है, लेकिन टर्मन और मेरिल वाली डेफिनेशन भी क्या रखेंगे आप, ये सारी जितनी भी डेफिनेशन है सब याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेंटले के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर 110 से ऊपर हो वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो ये नॉर्मल आपकी डेफिनेशंस हैं, आप जो बालक समाज के मान्य व्यवहार को अपनाते हैं और अमान्य व्यवहार का त्याग करते हैं वे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। मतलब जो समाज के अनुसार सही से चलेंगे वो प्रतिभाशाली हैं, बाकी प्रतिभाशाली नहीं है। देखिए ये जो डेफिनेशन है किसी के द्वारा कही नहीं गई है, रैंडम ऐसी उठाया हुआ कथन है, लेकिन ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है यही कथन सही हो। अगर आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे उनमें से जो पॉजिटिव होगा वो आप आंसर मारेंगे। ठीक है, इसके बाद है किसी भी समुदाय की 20% उच्चतम जनसंख्या का भाग जो है प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यूएसए के कमीशन ऑफ एजुकेशन ने कक्षा के 3% से 5% तक बालकों को क्या बताया है, प्रतिभाशाली बताया है। यूएसए के जो अपना कमीशन ऑफ एजुकेशन है उन्होंने कहा कि देखिए क्लास में 3 से 5% क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते ही होते हैं। जबकि बुद्धि लब्धि के अनुसार पे या आधार पे अगर हम देखें तो किसी भी समुदाय में क्या देखा गया है कि 2% बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। आगे बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें ऐसी क्या विशेषता होती है। सामान्य समझ अधिक विकसित होती है, इनकी जो सामान्य समझ होती है वो अच्छी होती है और ज़्यादा विकसित होती है। प्रतिभाशाली बालक कठिन मानसिक कार्यों का निष्पादन करते हैं, जैसे कि मतलब जो टफ बहुत अजीब सा चीज़ होगी ना वो भी बड़ी जल्दी ये सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ें। इन बालकों का सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, इनमें आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है इनमें, इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को क्रिटिकली बहुत ज़्यादा क्रिटिक चीज में जाके
सकने की क्षमता इनके अंदर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज आती है, बहुत ही जटिल चीजें आती हैं, उनको भी अपनी तरीके से ही सॉल्व करना जानते हैं। इसमें इनमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन वो विवेकात्मक चिंतन होती है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अक्सर वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं। फिजिक्स में आप देखते हैं, मैथ्स में आप देखते हैं, इवन जियोग्राफी और ये सारी सब्जेक्ट्स में भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो किस तरीके से होगी, इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। और जैसे हम 3D कोऑर्डिनेट बनाते हैं, किस तरीके से होते हैं ये हम दिमाग में सोच सकते हैं। एक फेज हमारा होता है, फेज किस तरीके से फेजिंग जो होती है वो होती है, मतलब कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो सोच होती है वो भी उस बच्चे में होती है। इसके बाद बात की जाए, इसमें ध्यान केंद्रित करने की योग्यता होती है। तो देखिए इसका ध्यान जो है ना इधर उधर नहीं भटकता है। और ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ऐसा बच्चा जिसका ध्यान बहुत कम होता है और बहुत उथल पुथल करता है, उसे कौन सा डिसऑर्डर होता है। इन बच्चों के कार्यों एवं विचारों में मौलिकता होती है। मतलब कि देखिए ये खुद ही किसी चीज़ को, नवीन विचार भी ना अपने मन से बोलने की कोशिश, इस टाइप की कोशिश, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, प्रतिभाशाली बालक अपनी कक्षा के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम में भी क्या दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं, ठीक है। इनका इंटरेस्ट और जगह पे भी होता है अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। ये क्या होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, ठीक है, क्यूरियस माइंडसेट इनका होता है, ठीक है। और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं लक्ष्य केंद्रित होते हैं, यानी कि गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो गोल ओरिएंटेड अगर आपसे कभी पूछ लेगा तो ये कौन होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, ओके। इसके बाद तीव्र स्मरण शक्ति एवं तीव्र निरीक्षण शक्ति की योग्यता। देखिए इनकी जो मेमोरी होती है ना वो भी काफी तेज होती है। तर्क करने की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता, यानी कि ये रीजनिंग पहली बात, और दूसरी बात यह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बहुत ज्यादा इनकी अच्छी रहती है। संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर व समायोजित होते हैं, ठीक है। इनके जो इमोशंस होते हैं ना वो भी कंट्रोल में होते हैं। इसके बाद बात करें प्रतिभाशाली बालक की, तो ये स्पष्टवादी होते हैं। ये देखिए जो भी चीज इनका, जो भी आंसर देना होगा या कुछ भी चीज होगी तो उनको स्पष्टतया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद व्यापक शब्द भंडार होता है, मतलब इनकी जो वोकैबुलरी होती है ना, इनके पास बहुत सारे शब्द होते हैं बोलने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात की जाए स्वतंत्र क्या होते हैं, कार्य करने की योग्यता होती है इनमें। इसके बाद प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, ये जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, इनका कहने का मतलब है, ठीक है। अपने से बड़े को मित्र बनाते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। देखिए हाँ ऐसा देखा गया है अक्सर, देखिए ये एक इनका विशेष कारण है, ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं इसको। अपने से बड़ों को मित्र बनाते हैं, अक्सर क्या क्या देखा गया कि अपने से बड़े व्यक्ति को मित्र बनाते हैं और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। अब जरूरी नहीं है हर विशिष्ट बालक में यही गुण हो, लेकिन ऐसा देखा गया है, ठीक है। पुनरुक्ति से जल्दी उब जाते हैं, मतलब रिपीटेशन अगर हो ना, अगर एक चीज को बार बार रिपीट किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसके बाद विषय का गहन अध्ययन करते हैं, जिससे गहन ज्ञान होता है। किसी भी जो विषय होता है ना उसको बहुत डीपली स्टडी, थॉरो स्टडी करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको ज्ञान ज्यादा होता है उस चीज का फिर, क्योंकि देखिए बार बार अभ्यास करते करते ही चीज क्या होती है, फिर अच्छी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं नकारात्मक विशेषताओं की। यह हस्तलेखन में लापरवाह होते हैं, इनको ना लिखना ज्यादा पसंद नहीं होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे मैं किसी सब्जेक्ट को जज नहीं करूंगी, लेकिन बहुत सारे अभी इसमें आपको मैथ्स वाले बच्चे मिलेंगे या फिजिक्स वाले बच्चे मिलेंगे जिनका क्या होता है ना, उनको लिखना बिल्कुल ज़्यादा बहुत कम पसंद रहता है। वो क्या, उनको क्या होता है कि थ्योरेटिकल लैंग्वेज करना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सारा काम किस में होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि वो विशिष्ट हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब एक ये इसी तरीके का उदाहरण है कि उनको लिखना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, उब जाते हैं। कोई और सब्जेक्ट में भी ऐसा हो सकता है कि बच्चों को ऐसा होता हो, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक स्वार्थी, अभिमानी व ईर्ष्यालु व्यवहार करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, कह रहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी किसी को ऐसा लगता है, फील होता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो वो अभिमानी होने लगता है, स्वार्थी होने लगता है, ईर्ष्यालु व्यवहार करने लगता है, विद्रोह करने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए अभी तक ऊपर आप जब पॉजिटिव पढ़ रहे थे तो सारे पॉजिटिव फैक्ट पढ़ रहे थे, अब थोड़ा इसमें नेगेटिव आ रहे हैं, है ना। इसके बाद प्रतिभाशाली बालक नियम व सिद्धांतों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब देखिए ये तो वो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो होगा उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो बोलने की क्षमता रखता होगा, उसकी शब्दावली बहुत ज्यादा है, तो वो कोई भी चीज को पॉइंट आउट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इसके बाद दूसरों की आलोचना करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिक करने की टेंडेंसी इनमें क्या है, बहुत होती है। प्रतिभाशाली बालक बेचैन व उद्यम प्रवृत्ति के होते हैं और काफी बेचैन भी रहते हैं, मतलब क्यूरियस टाइप के या चीजों को जानने के लिए, इस तरीके से। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है कि ये बालक प्रतिभाशाली है। बुद्धि परीक्षण द्वारा, ठीक है। बुद्धि परीक्षण आपको पता होगा, आप जैसे कि टर्मन ने IQ टेस्ट भी दिया था, आपको पता होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 करके आप निकालते थे, ठीक है। अवलोकन के द्वारा, यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ऑब्जर्व करके आपको पता चल सकता है कैसे कि वो बच्चा क्या होगा, क्यूरियस होगा,
बहुत ज़्यादा नवाचार होगा उसके विचारों में, खुद कुछ खोज करने की क्षमता रखता होगा, मतलब खुद करके सीखता होगा, इस तरीके का। ठीक है, विद्यालयी अभिलेख द्वारा यानी कि जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं या पुराने जो स्कूल के रिकॉर्ड्स होते हैं उसके द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ठीक है, ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं उससे। इसके बाद बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, जो कि मेजर टॉपिक, देखिए टॉपिक में तो गिफ्टेड चाइल्ड तो दिया ही, साथ ही उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो एक से अधिक पाठ्यक्रम की शिक्षा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा उबाऊ प्रवृत्ति के होते हैं, पुनरावृत्ति से इनको क्या होता है, उबाऊ प्रवृत्ति इनके अंदर उपज जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा क्लास में तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाता है। इसके बाद विद्यालय में जल्दी प्रवेश, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बालक को जंप भी करवा दिया जाता है क्लास में इस तरीके से। तकनीकी का प्रयोग यानी कि टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराए जाए। छात्रवृत्तियों द्वारा प्रोत्साहन, ऐसे बच्चे को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाए। इसके बाद संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे कि संवर्धन कार्यक्रम क्या होते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं, प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद यानी कि ग्रुप डिस्कशन टाइप का आपका कर दिया, सेमिनार्स कर दिया आपके अलग अलग टाइप के। ठीक है, जिसमें कि क्या वो बच्चा क्या करे, कोई कुछ बना के ला रहा है, कोई कुछ भी, छोटी मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके का कोई मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, ये चीज़ें। भ्रमण की व्यवस्था यानी कि आपको पता है, आप देखते भी हैं भ्रमण क्या है, उसमें क्या होता है, बच्चा इधर उधर जाता है तो वो देखता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, फील्ड ट्रिप्स वगैरह, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें उसको पता चलती हैं। ठीक है, इसके बाद छात्रावास डे सेंटर की व्यवस्था, यानी कि आप उसके लिए जैसे कि हॉस्टल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड होंगे। ठीक है, इसके बाद विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, इनकी एजुकेशन के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय। ठीक है, इसके बाद विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, इनके लिए विशिष्ट कक्षाओं का, देखिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर बच्चे ने उसका सिलेबस का पढ़ लिया तो उसके फर्दर भी उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अच्छा कर सकता है, या क्या उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसकी स्टडी से रिलेटेड आगे क्या है उसके बारे में बताना। प्रतिभा की खोज सतत चलती रहनी चाहिए, यानी कि जो उसकी, देखिए अब ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, तो क्यूरियस बच्चे को क्या चाहिए, बार बार नया नया कुछ ना कुछ चैलेंज चाहिए, वरना वो बोर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना। कक्षा में पदोन्नति व अतिरिक्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था, देखिए कक्षा में उसको वो जो जितना अच्छा कर सकता है उससे ज़्यादा अच्छा करे, उसके पोटेंशियल से बाहर जाए, साथ ही साथ उसके पाठ्यक्रम की अच्छी व्यवस्था, मतलब पाठ्यक्रम से हटके भी, क्योंकि उसको क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था, तो देखिए उसका जो पाठ्यक्रम होगा वो थोड़ा थोड़ा विशेष आपको करना पड़ेगा, वरना उसके लिए उबाऊ हो जाएगा। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान व संस्कृति की शिक्षा, शिक्षक का ना ऐसे बच्चे पे व्यक्तिगत ध्यान होना भी बहुत ज़रूरी है, पर्सनली। अब देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि गिफ्टेड बच्चे पे ही आप ध्यान दें, आपको डेलिकेंट वाले पे भी ध्यान देना है, यानी कि जो बाल अपराधी है उस पर भी ध्यान देना है, आपको गिफ्टेड पे भी ध्यान देना है, आपको सामान्य बच्चे पे भी ध्यान देना है। लेकिन अभी फिलहाल हम सामान्य बच्चे की शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बात है सामाजिक अनुभवों के अवसर, सामाजिक उसको ना सोशल बार बार के ना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसको आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि वो आगे आए और बोले। कई बार ऐसा होता है बच्चा होता बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसको टीचर इतना मौका ही नहीं देता, या उसको इतने अवसर मिल ही नहीं होते हैं स्कूल में कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। ठीक है, इसके बाद है नेतृत्व का प्रशिक्षण, यानी कि ना इसमें लीडरशिप वगैरह का भी फैक्टर बड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, इनकी वर्बल यानी कि इनकी जितनी भी वोकेबलरी होती है, शब्दावली होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि बोलने काफ़ी ज़्यादा बोलने फ्लुएंट होते हैं, बोलते हैं और अपने जितने नए विचार होते हैं उनको खोलते हैं। ठीक है, इसके बाद व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। ठीक है, अ, इनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास के लिए आप समझ ही रहे होंगे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद बात करते हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें दिया है, बाल अपराध। अब देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ये डेफिनेशंस पेपर में आ रही, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हेटफील्ड के अनुसार बाल अपराध का अर्थ असामाजिक व्यवहार से है। तो हेटफील्ड क्या कहते हैं कि बाल अपराध जो है, कोई लोग ऐसे होते हैं वो समाज के नियमों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि असामाजिक व्यवहार दिखा रहे हैं उससे। ओके, तो हेटफील्ड ने क्या बताया, असामाजिक व्यवहार से है। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्किनर का। स्किनर के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए गए जाने पर अपराध होता है। बाल उल्लंघन का मतलब ये है स्किनर के अनुसार कि अगर आप 18 से ऊपर के हैं, अगर आप पूर्ण रूप से क्या हैं, बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हैं, तो उस केस में आपसे जो अपराध होता है, कह रहा बाल अपराध की परिभाषा भी उसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो एक बड़ा आदमी क्या करता है, उल्लंघन कानून का करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखेंगे। इसके बाद गुड के अनुसार कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न या अलग हो जाए कि उसे सामाजिक विरोधी कहा जा सके,
बाल अपराधी कहलाता है। तो देखिए गुड ने कहा है कि मतलब ऐसा व्यवहार हो जाए कि समाज में जो व्यवहार चलता है उससे थोड़ा सा भी भिन्न या अलग हो जाए तो बाल अपराधी है। इसके बाद सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। ये जनरल डेफिनेशन है, जनरलाइज सारे जनों को कहे जाने के बाद जो जनरल एक स्टेटमेंट ली गई, ठीक है। और इसके साथ साथ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपराध का कहलाता है बाल अपराध, क्योंकि उससे पहले वो क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। अब सब ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैलेंटाइन द्वारा। वैलेंटाइन के अनुसार मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। अब देखिए आपको उसके अंदर की डेफिनेशन याद हो ना हो, लेकिन वैलेंटाइन शब्द तो सबको याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वैलेंटाइन से रिलेटेड क्या है। आप देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसके पीछे क्या है, वैलेंटाइन का मतलब क्या है कि वैलेंटाइन ने जो कहा है, क्या कहा है कि शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। अब देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्यार में पड़ा हुआ एक लड़का या लड़की ऐसा कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है जो कानून को क्या कर दे, भंग कर दे, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे। वैलेंटाइन के साथ किसको जोड़ देंगे, कानून के भंग होने को। वो किसने किया, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ये याद करने के लिए जस्ट मैं बता रही हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लासमियर व गुडविन के अनुसार बाल अपराधी वह बालक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है। क्लासमियर व गुडविन ऐसा कहते हैं कि बाल अपराधी ऐसा है जो कार्यों को दोहराता है, रिपीटेशन करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बाल अपराधी की प्रकृति या स्वरूप। बाल अपराधी की प्रकृति कैसे होना चाहिए और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। बस और रेल में बिना टिकट यात्रा करना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो स्वैग में मजा आ रहा होता है उनको कि ठीक है टीटी को पागल बना देंगे, ऐसे ही कहीं भी घुस जाएंगे, कभी वॉशरूम में कभी इधर उधर। बस में क्या करते हैं या रेल में करते हैं प्रोबेबली ऐसा, बस में तो कम ही हो पाता है, उत्तराखंड में तो खासतौर पे बिना टिकट के क्या करते हैं, यात्रा। बहुत सारे बस में भी कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थलों में तोड़फोड़ करना, कि सार्वजनिक स्थल में गए, किसी की गाड़ी में पत्थर मार दिया, किसी के घर में पत्थर मार दिया, इस तरीके का कुछ भी काम। अगला है झूठ बोलना और चोरी करना, ठीक है, कि कुछ भी झूठ बोल दिया या चोरी करी। इसके बाद है नशीले पदार्थों का सेवन करना। तो देखिए नशीले पदार्थों के सेवन वाले में तो ये चारों ही चीजें फिट हो गई, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला क्या करता है, झूठ और चोरी भी करता है, सार्वजनिक स्थलों में तोड़फोड़ भी करता है नशा लेने के बाद, और बस और रेल में बिना टिकट, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं रहता है किसी चीज का, तो ये भी वो करता है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे। इसकी प्रकृति इस तरीके की होती है। साथ ही साथ बड़ों का विरोध करना और छोटे बालकों को परेशान करना। ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़ों का विरोध करते हैं। और ये ज्यादातर कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो छोटे बच्चों पे, या कोई भी ऐसा हो सकता है जो छोटे बच्चों पे क्या करते हैं, धूस जमाते हैं, उनको पकड़ के थप्पड़ मार के चल जाएंगे या कुछ भी इस तरीके की हरकतें। साथ ही साथ दीवारों पर गंदे चित्र बनाना या उचित अनुचित बातें लिखना। ये भी आपने ध्यान दिया होगा, जब हम स्कूल पढ़ते थे तो वॉशरूम के अंदर कोई ना कोई लिख जाता था कुछ भी उल्टा सुल्टा। तो इस तरीके के काम करते हैं। घर से पलायन करना, मतलब घर छोड़ के चले जाएंगे बिना बात के, फिर 2-3 दिन बाद वापस आ जाएंगे क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके बाद जुए के अड्डे और शराब खानों में आना जाना, विद्यालय में देर से जाना, अनुशासनहीनता दिखाना, व्यभिचार करना, जेब काटना और झगड़ा करना। कुल मिला के ये सारे क्या हैं, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ये कौन करते हैं, बाल अपराधी बालक करते हैं, ठीक है। जब ये गुस्सा आता है ये विद्यालय देर से जाते हैं, घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, और छोटे बच्चों को परेशान कर सकते हैं, दीवारों पे गंदे चित्र बनाते हैं, जेब काट देते हैं, ठीक है। अनुशासनहीनता तो ये दिखाते ही हैं। अब है निरुद्देश्य भ्रमण करना, यानी कि खाली पीली इधर से उधर घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, खाली घूमते रहते हैं। अभी मैं जेंडर बायसनेस नहीं दिखा रही हूँ, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, घूमते रहेंगे बस। तो ये भी बाल अपराध के अंदर ही है। समाज विरोधी गतिविधियों में रुचि लेना। अब देखिए आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बाल अपराधी हैं आप। अब तो बाल अपराधी नहीं रहे, खैर वयस्क हो गए। अब बात करते हैं बाल अपराधी की विशेषताएं। ऐसे बालकों की शारीरिक संरचना क्या होती है, आयताकार होती है। अब देखिए इसको सीरियसली नहीं लेना है, ये तो खाली एक स्टेटमेंट दी गई है कि ऐसे बालकों की संरचना जनरली क्या होती है, आयताकार जनरली, तथा हृष्ट पुष्ट मांसपेशी वाले होते हैं। अब इसमें पतले भी हो सकते हैं, दुबले पतले भी, ठीक है। बाल अपराधी क्या होते हैं, बालक संकालु प्रवृत्ति के होते हैं, ये सब बॉडी से रिलेटेड ही है। ऐसे बालक निडर, विद्रोही, आक्रामक व विध्वंसात्मक होते हैं। देखिए ये तो आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा कॉलेज में नए नए जब बच्चे आते हैं, जब वो नेतागिरी वगैरह करने के उसमें आते हैं, तो कुछ कुछ को तो पता ही नहीं होता, बेचारे सारे रैली में जा रहे हैं, वो भी उनके पीछे जाते हैं नारे हरे लगाने के लिए। तो इस तरीके का ऐसे बालक सत्ता के विरोधी, सत्ता के आगे न झुकने वाले तथा शत्रुपूर्णता भाव रखने वाले होते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, यानी कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इसके साथ साथ उच्चाधिकारियों की आज्ञा न मानना, उच्चाधिकारियों की आज्ञा नहीं मानते हैं, अपने से बड़े की आज्ञा नहीं मानते हैं इन जनरल। समस्या को उचित विधि से हल न करना, सही विधि नहीं अपनाते हैं, उल्टी फुल्टी विधि अपनाते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह का अभाव पाया जाता है तथा माता पिता के नैतिक मानदंड इन्हें निर्देशित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे बालक स्वार्थी होते हैं। अब देखिए, ये स्वार्थी वाली स्टेटमेंट तो ऊपर भी डाली थी स्पेशल वाले बच्चों में भी, तो ये हर बच्चे की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ये गुण उनमें हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रेम, ज्ञान, नैतिकता और संवेगात्मक संतुलन से रहित होता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे, क्योंकि ना इनको ना देखिए, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बचपन से ही या आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का असर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पर्यावरण का परिवेश ही ऐसा होता है कि वो ऐसे ढल जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। तो प्रेम, ज्ञान, नैतिकता और संवेगात्मक संतुलन से क्या होते हैं, रहित होते हैं। संवेगात्मक जिसका बैलेंस नहीं होता, इसीलिए तो ये ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे को चुनौती देना और दूसरों का विरोध करना। दूसरे को चुनौती देके आ जाएंगे कि आ मिल मुझे यहाँ पे, तुझे तो मैं वहाँ बताता हूँ, है अपनी गैंग लेके चले जाएगा वो बच्चा। इस तरीके की हरकतें करते हैं बाल अपराधी। साथ ही साथ ऐसे बालक संभोग में क्रूर होते हैं। ऐसे बालकों का अध्ययन में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है इनका। ऐसे बालक वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते। ये कपूर स्वामी द्वारा कहा गया है कि वर्तमान आनंद मतलब ये प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की चिंता नहीं करते हैं। कि इनका ऐसा होता है कि आज फोड़ देता हूँ उसके घर का शीशा, कल के दिन जेल भी चले जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाचा विधायक है हमारे, इस टाइप के। इसके बाद ऐसे बालक व्यवहार में व्याकुलता और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के उत्सुक होते हैं। व्याकुलता होती है इनमें। ठीक है, समाज में कुछ इनकी स्थिति बन जाए इसके लिए व्याकुल रहते हैं। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। साथ ही साथ ऐसे बालक आवेगशील प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब नहीं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आक्रोशात्मक रूप में रहते हैं। ऐसे बालक औसत छात्रों से कम पढ़ते हैं। एलिस के अनुसार, एलिस के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि ऐसे बालक जो है छात्रों के अनुसार क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं। बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लॉम्ब्रोसो को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे सेशन की अभी तक की, कि बाल अपराध विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, सीजर लॉम्ब्रोसो को। ये याद रखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद बाल अपराध के कारण। ऐसा कारण क्या है, सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि होती हुई जान पड़ती है। सामाजिक समस्या बन गई है, एक बाल अपराध में वृद्धि धीरे धीरे होती जा रही है। क्यों? यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप और कुछ जनसंख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण के बजाय शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप हो रही है। अब देखिए, मेडिनस वो जॉनसन ने क्या कहा कि ये जो वृद्धि हो रही है ना बाल अपराध में, ये क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या का जो अधिक भाग है वो गाँव के बजाय कहाँ पलायन हो रहा है, शहरी वातावरण में रह रहा है। तो उनका ऐसा कहना था कि शहर की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। ठीक है, सबका अलग अलग मानना है, कोई कहता है काम की वजह से बिगड़ रहे हैं। अगला, आनुवंशिक कारण क्या क्या है? शारीरिक रचना है पहला, दूसरा है उत्पादक गुणसूत्र, तीसरा है अपराधी प्रवृत्ति। अब देखिए, ये शारीरिक रचना के अनुसार बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग मानना है। ठीक है, कि फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से ही बताते हैं कि इस तरीके के बच्चे क्या होते हैं, बाल अपराधी होते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक कारण। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनमें शारीरिक दोष पाया जाता है। यौनांगों का तीव्र विकास, इसके बाद है शारीरिक बीमारी, इसके बाद है अविकसित शरीर। तो इसमें हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। देखिए, अडोलेसेंस जो है ना, आपको पढ़ा है, आपको पता है अच्छे से, स्टैनली हॉल ने क्या कहा था, अडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। ये किशोरावस्था क्या है आपकी, हिंदी में इसको कन्वर्ट करके कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ठीक है, तो ये अब जो ये स्टैनली हॉल द्वारा कहा गया कथन था ना, वो बिल्कुल सच है। अडोलेसेंस में यानी कि किशोरावस्था में ही बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके शारीरिक विकास हो रहे होते हैं, बहुत तीव्रता के साथ शारीरिक विकास हो रहे होते हैं, उनकी संवेगात्मक चेंज उस टाइम पे सबसे ज्यादा हो रहे होते हैं, इस वजह से। इसके बाद बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, संवेगात्मक असंतुलन यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस होता है यहाँ पे। बौद्धिक कारक यानी कि कुछ मेंटल फैक्टर्स भी इसमें होते हैं। मानसिक विकार या रोग, कुछ बच्चों को मेंटली कुछ बहुत सारी अलग अलग तरीके की परेशानियां भी हो रही होती हैं। हीन भावना, निराशा। अब देखिए, ऐसा है ना, कई बार क्या होता है ना, ये परिवेश की वजह से भी हो जाता है। कुछ क्लास में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, टीचर कुछ बच्चों को तो फोकस में रख के क्वेश्चन पूछता है या अपने फेवरेट बना लेता है, कुछ बच्चों को कभी पूछता ही नहीं है, तो दबते चल जाते हैं, दबते चल जाते हैं, फिर वो इसी तरीके की संगत उनको मिलती है तो वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद ग्रंथियों का निर्माण स्तर, फिर है बाधित इच्छा। बाधित इच्छा मतलब ना, जो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, कई बार आपने पढ़ा होगा लिबिडो, है ना, तो वो दमित इच्छाएं होती हैं हमारी, कि मन करता है आप उल्टे ही काम करो, वो इंसान फिर सीधे काम नहीं करता, वो गलत काम ज़्यादा करता है। ठीक है, इसके बाद है पारिवारिक कारण। तो पारिवारिक कारण क्या है, नैतिक रूप से पिछड़ा परिवार। कुछ परिवार ऐसे होते हैं ना, मॉरली पिछड़े होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो इन इलाकों में रहते हैं कि
वहाँ पे हर टाइम आपको हल्ला बुल्ला मिलेगा, हर टाइम हर पूरा परिवेश जो है आमने सामने सब जगह से अजीब अजीब सी बातें होती हैं, तो बच्चे में बहुत असर पड़ता है उस चीज़ का, या उसके आसपास के लोग घूमते रहते हैं या इस तरीके की कुछ हरकतें करते हैं, उससे भी बच्चा अडेप्ट करता है इन चीज़ों को। इसके बाद है भग्न परिवार, ठीक है, ये जो पलायन करके इधर उधर जाता रहता है परिवार। फिर है पारिवारिक स्थिति का कमजोर होना, ये भी इसका एक फैक्टर माना गया, इकोनॉमिकल, अगर फाइनेंशियली थोड़ा वीक है। परिवार का वातावरण, देखिए एनवायरनमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए आपकी आनुवंशिकता तो है ही है, हेरिडिटी तो है ही है, साथ साथ एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बिना बात के उन्हें मारते रहते हैं या उन्हें दबाते रहते हैं, इस वजह से भी बच्चा ऐसा बन जाता है। इसके बाद है माता पिता का चरित्र, और फिर है तिरस्कृत बच्चे। तिरस्कृत बच्चे का मतलब वही है जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता सही से, वो इस तरीके के काम करते हैं। फिर है विद्यालय संबंधी कारक। विद्यालय संबंधी कौन कौन से कारक हो सकते हैं? परीक्षा प्रणाली, कि परीक्षा प्रणाली फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बहुत बच्चों पे बर्डन डाल रही है, उससे भी बच्चा इरिटेट हो जाता है। खेल व मनोरंजन का अभाव, कि बच्चा लगातार पढ़ते ही रह जा रहा है, उसको मनोरंजन मिल ही नहीं रहा है। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा अगर खेलते रहे और उसकी जो बॉडी पार्ट से प्रॉपर काम करते रहे, तो उससे भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, सही रहता है। इसके बाद है विद्यालय की स्थिति, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण, कि वहाँ पे मतलब इमोशनली बच्चों को ट्रीटमेंट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अध्यापकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी क्या करता है, बच्चों को ऐसा बनने पे मजबूर कर देता है। अभिभावकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, कई बार अभिभावकों के प्रति क्या होता है, बच्चों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो उनके द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए। विद्यालय में तकनीकी साधनों का अभाव, विद्यालय में इतने तकनीकी साधन है नहीं, तो बच्चा क्या हो रहा है, उसे कुछ चीज़ें तो समझ में आती ही नहीं है ज़्यादा, तो बोर हो जा रहा है, इस वजह से। अनुशासन का अभाव, ये भी एक रीजन है, ठीक है। इसके बाद है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? देश विभाजन की त्रासदी। अब की कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कभी कुछ हमले हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, तो वहाँ के लोग, अब क्या है, वहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो बच्चा रास्ते में ही ऐसे ही रह रहा है, उसको खाने पीने के लिए भी नहीं मिला, ना स्कूल जाने के लिए मिला, तो धीरे 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 वो बाल अपराधी के रूप में क्या होता है, बड़ा होने लगता है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ही सही नहीं हो पाई। इसके बाद है समाज का दूषित वातावरण। समाज अगर अच्छा नहीं है, उसकी वजह से सामाजिक रूढ़िवादिता। देखिए सोशल स्टीरियोटाइप, कई बार ऐसा होता है, देखिए समाज में बहुत सारी रूढ़िवादिता होती है, अब अलग टाइप के ही विचार होते हैं, बहुत सारे समाज ऐसे दमित समाज भी होते हैं, उससे भी बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है। सामाजिक स्तर का निम्न होना, सामाजिक स्तर अगर निम्न है, उससे भी फर्क पड़ता है। मित्र मंडली, देखिए बच्चे एडोलेसेंस की एज की बात है ना सारी की सारी, कि मित्र मंडली कैसी होगी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आर्थिक विषमता, गंदी बस्तियां और युद्ध, और साथ ही साथ बेरोजगारी व गलत संगति, और बेरोजगारी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये तो आप लोग सभी भली भांति जान ही सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं संवाद वाहक के साथ साधन। साधन क्या क्या हो सकते हैं ना, जिससे भी ये सारी चीज़ें फर्क पड़ती हैं। कौन कौन से हैं? श्रव्य दृश्य साधन, यानी कि ऑडियो वीडियो जो आपके एड्स हैं, चलचित्र, पिक्चर वगैरह, प्रहसन की पुस्तकें, यौन संबंधी पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, बच्चों को बिगाड़ देती हैं, ठीक है, या बिगाड़ देती हैं कह सकते हैं, उनका जो ध्यान होता है वो अलग तरफ ले जाती हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक कारण, कल्चरल रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, ठीक है। अब है बाल अपराध की रोकथाम। तो बाल अपराध को कैसे रोका जा सकता है? पहला है परिवार, विद्यालय तथा समाज का उत्तम वातावरण। देखिए कौन कौन रोक सकता है इसमें, मेन जो रीजन है या जो रोकथाम कर सकता है, वो है आपका उस बच्चे का रहने वाला वातावरण। तो सबसे पहली चीज़ होगी परिवार, दूसरी बात है वो जहाँ जाता है विद्यालय, तीसरी बात है जो जहाँ जिस समाज में वो रहता है, वो अगर अच्छा वातावरण करेंगे उसके साथ, तो वो सही रहेगा, ठीक है। इसकी रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखिए ये तो बहुत ही जरूरी लाइन है, जनसंख्या वृद्धि होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कुछ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े आलीशान घर हैं, कुछ लोगों के पास एक आप ऐसा कह सकते हैं 1 फीट जमीन भी नहीं है, ठीक है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बालकों का आदर्श निर्देशन, उनको देखिए उनके आइडियल भी क्या होने चाहिए, बच्चा आइडियल उसी को बनाता है ना जिसमें उसे कुछ विशेषता लगती है, ठीक है, तो उसको प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। बालकों का निरीक्षण, उनका निरीक्षण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बालकों का राजनीति से पृथकता। देखिए ऐसा है कि बहुत छोटे बालक को राजनीति में नहीं आपको जबरदस्ती घुसेड़ना चाहिए, ठीक है। बालकों हेतु मनोरंजन की व्यवस्था, उनके मनोरंजन के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उनको गेम्स वगैरह खिलवाए जाएं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करवाई जाए, ठीक है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, लर्निंग मटेरियल सही से प्रोवाइड करना, अच्छे व सुव्यवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था, एक लाइब्रेरी हो सेटल्ड, बिल्कुल अच्छे से सुव्यवस्थित लाइब्रेरी हो जिससे बच्चा क्या कर सके, अपनी मनपसंद की किताब पढ़ सके। युवा गोष्ठियों की स्थापना, जहाँ पे क्या है वो पार्टिसिपेट करके वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें, और यंग जो ब्लड्स होते हैं ना एकदम, अगर उनमें अगर अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए उनको, तो जल्दी अडेप्ट करते हैं। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति,
बालकों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए, बालकों के प्रति उचित व्यवहार दृष्टिकोण ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके प्रति उचित व्यवहार एक परिवार करे, स्कूल करे, तो देखिए बच्चों कोई भी बच्चा गलत नहीं होगा फिर उसके बाद। क्योंकि देखिए गलत होने के भी तो बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, हम हर किसी को जज करने लग जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। तो ये भी कुछ रीजंस है। तो बालकों के अध्ययन की उचित व्यवस्था, अगर उनके अध्ययन की उचित व्यवस्था कराई जाएगी तो ये भी हो सकता है। वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सामाजिक दृष्टिकोण का ना उनके परिप्रेक्ष्य में अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, जो अध्यापक है वो योग्य हों। गंदी बस्तियों की समाप्ति, अब देखिए गंदी बस्तियों की समाप्ति इसमें एक लाइन लिखा है, लेकिन देखिए ये पूर्ण रूप से हो नहीं सकता है, अभी टाइम लगेगा ना इसमें, लेकिन ऐसा करा जाए तो बेहतर हो सकता है। अनैतिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध, जो अनैतिक क्रियाकलाप हैं यानी कि इमोरल चीजें हो रही हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। गरीब बच्चों की आर्थिक मदद, गरीब बच्चों की आर्थिक मदद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे भी काफी सुधार हो सकते हैं। चलचित्रों पर नियंत्रण, ये जो अजीब टाइप की पिक्चर्स वगैरह चलती हैं या कुछ भी हैं जो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो उनको उस पर प्रतिबंध ही लगा दिया जाए। इसके बाद है बालकों की स्वतंत्रता। तो देखिए बालकों को आपको बहुत पूर्ण रूप से भी बांधना नहीं चाहिए, थोड़ा स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। इसके बाद है बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखा जाएगा बच्चों के प्रति तो इस दिशा में नहीं भटकेंगे। इसके बाद है अनुत्तीर्ण होने की समस्या का समाधान, अगर वो देखिए अनुत्तीर्ण भी अगर बच्चा हो जाता है तो उसे सही से समझाया जाए कि बेटा नेक्स्ट साल भी आ रहा है, ठीक है, या सभी पास हो जाएंगे तो फेल कौन होगा, मतलब ये तो रही मजाक की बात, लेकिन अगर इस तरीके से बच्चों को समझाया जाए तो बच्चा क्या है, अच्छा करेगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।